नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और काफी अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हो। स्पेशली देखा जाए रोली जी, ए.के. त्यागी जी और शमशेर जी, हमेशा आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते हो। कोशिश करिए आप सभी लोग भी जो वीडियोस को देखते हैं, मैं अगर 3-4 क्वेश्चन आपसे करती हूँ तो उसका कम से कम एक ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लेकिन कोशिश करिए आंसर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपने प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो स्थापित करने की घोषणा की गई है, किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने की घोषणा की गई है। तो जो लोग आंसर्स देख रहे हैं, देखिए जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करूं तो साथ में आंसर देते हुए चलिए। आइए थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उससे देखा जाए राज्य में जो शिक्षकों की भर्ती होती है उसके लिए ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो किसके लिए दोस्तों? शिक्षकों के भर्ती के लिए ये चीज की गई है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आयोग होगा, ये जो प्रस्तावित आयोग है, वो किन किन कॉलेजों के लिए जो है शिक्षकों का चयन करेगा। ध्यान रखिएगा प्राइमरी यानी कि यहाँ पे बात करें प्राथमिक स्कूलों के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च और तकनीकी कॉलेजेस को भी शामिल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कॉलेजेस होंगे उनमें भी जो टीचर्स के होंगे, ठीक है, उनकी भी नियुक्ति करने का कार्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जो चयन आयोग है वो कार्य करेगा, ठीक है। बात करें ये जो है नया आयोग क्या करेगा, ये परीक्षा आयोजित करेगा किसकी? उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षाएं जो है ये आयोजित करेगा। वर्तमान में अगर आप देखें जो शिक्षकों की भर्ती की जाती है इन विभिन्न विभिन्न संस्थाओं में, यानी कि प्राथमिक माध्यमिक, इनके लिए अलग अलग परीक्षाएं अभी वर्तमान में होती है। जैसे कि बात करें यहाँ पे अलग अलग बोर्ड और आयोग जो है शिक्षकों का चयन अभी वर्तमान में करते हैं। लेकिन इस जो है आयोग के गठित हो जाने के बाद ये जो अलग अलग जो है संस्थाएं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आयोग जो है वो शिक्षा लेगा और उसके जो परीक्षा लेगा और उसके माध्यम से क्या किया जाएगा? शिक्षकों का चयन किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आइए यहाँ पे हाल फिलहाल में कुछ अन्य राज्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे। जैसे कि आंध्रता नियंत्रण पॉलिसी, ठीक है, लागू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन बना है? पहला राज्य है ये है, ध्यान रखिएगा, कौन? राजस्थान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आंध्रता नियंत्रण, जो लोगों को जो ब्लाइंड होता है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं या फिर जो रोग होता है अंधता, उसको जो है नियंत्रित करने के लिए एक पॉलिसी जो है बनाई गई है। लागू करने वाला राज्य राजस्थान और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है, ठीक है। बात करें यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस, ठीक है, यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द इंडस एंटरप्रेन्योर राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? देखिए ये भी राजस्थान से संबंधित प्रश्न है। द इंडस देखा जाए यहाँ पे द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करें, साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, आपका डॉक्टर शीनू झावर, ठीक है। डॉक्टर शीनू झावर जो है वो द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा वो इस पद पर 2 साल के लिए नियुक्त की गई है, 2023 से 2025 तक के लिए, ठीक है। तो इनका कार्यकाल जो होगा 2 साल के लिए होगा। किसने दोस्तों? राजस्थान, द इंटरप्रेन्योर, ध्यान रखिएगा द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाएगी। आप इनका जो है तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे है ये कौन? शीनू झावर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसा जो है, ये अगर हम बात करें द इंडस एंटरप्रेन्योर राजस्थान, इसके पूरे 21 साल के इतिहास में देखा जाए कि इस पद पर आसीन होने वाली ये पहली महिला है। और इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है? द रवि मोदानी का, इन्होंने डॉक्टर रवि मोदानी का स्थान इन्होंने लिया है, ठीक है।
बात करें ये अध्यक्ष रूप में क्या कार्य करेंगे, इनका उद्देश्य क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा चूंकि राजस्थान की बनाएगी द इंडस एंटरप्रेन्योर राजस्थान के अध्यक्ष बनाएंगे, तो राजस्थान में उद्यमशीलता और नवाचार को जो है ध्यान रखिएगा बढ़ावा देने का ये कार्य करेंगी। और साथ ही साथ विशेष रूप से देखा जाए ये महिला उद्यमियों को समर्थन देंगी, ठीक है, जिससे कि क्या किया जाए, महिला उद्यमियों को समर्थन देंगी, उनको ज्यादा से ज्यादा वो इस क्षेत्र में नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, अपना नेतृत्व प्रदान कर सके। तो उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना, विशेष करके महिला उद्यमियों को समर्थन देना, ये इनका विशेष उद्देश्य होगा। आइए कुछ और भी नियुक्तियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों अभी हाल फिलहाल में फिक्की, ठीक है, फिक्की की बात करें, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यहाँ पे, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो 40वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों वो सुधा शिव कुमार को किया गया है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सुधा शिव कुमार क्या बनाई गई है, फेडरेशन ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की ये 40वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बनाई गई है, ठीक है, ये चीज आप विशेष करके ध्यान रखेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के कारण बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, कुछ घातक घटनाएं भी हो गई हैं, जिसके कारण से इस शहर में एक वोटिंग कराई गई और उसमें वहां के लोगों के द्वारा इस ई स्कूटर को प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट दिया गया, जिसके बाद से वहां की सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस शहर में क्या किया जाएगा, ई स्कूटर वोटर्स को चलाने पर रोक लगा दी जाएगी, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये शहर कौन सा है दोस्तों, और कोई नहीं बल्कि फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पेरिस में ये निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो जो फ्रांस की राजधानी वो क्या करेगी, जो सड़कों पर ई स्कूटर चलाना था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है जो शहर है पेरिस ने शहर की सड़कों से किराए पर लेने वाले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को क्या किया है, निषेधित करने पर वोट किया है, ठीक है। यहाँ पे कितने % जो है प्रतिशत प्रतिबंध के पक्ष में वोट मिले थे दोस्तों, 89%, ठीक है, 89% जो वोटर्स ने उन्होंने वोट किया कि भाई नहीं इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और ये जो प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है ये प्रभावी कब तक होगा दोस्तों, कब से, तो ये 1 सितंबर 2023 से ये प्रभाव में आ जाएगा, ठीक है। ई स्कूटर से बात करें तो इससे जो होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या देखिए लगातार बढ़ रही थी, जैसा कि मैंने अभी बताया 2022 में देखे दोस्तों तो 549 जो है दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 जो है वो घातक घटनाएं थी, ठीक है। आइए कुछ और भी चीजें देख लेते हैं जो कि फ्रांस से संबंधित है। देखिए फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों, जो क्या नाम है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो अभी किसे दिया गया दोस्तों, किरण नादर को दिया गया। किस क्षेत्र में योगदान के लिए, तो कला क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान दिया था उस योगदान के लिए इनको किरण नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जस्टिस न्याय के मामलों में जिस बड़े राज्यों में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है 2022 की रिपोर्ट में दोस्तों वो किसने किया है, ऑप्शन आप तो देख रहे हैं, जल्दी से साथ में आंसर करिए। करेक्ट आंसर इज डी है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक ने हासिल किया ये स्थान। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में जारी किया गया है कौन सा दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, और इसमें न्याय पहुंचाने के मामले की बात किया जाए तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा जो 18 बड़े राज्य हैं उसमें कर्नाटक देखिए क्या है, शीर्ष स्थान हासिल किया है, न्याय पहुंचाने में सबसे आगे रहा है यहाँ पे न्याय, ठीक है। तो किसी को भी न्याय पहुंचने में जो सबसे ज्यादा जो एक्टिव स्टेट रहा है वो कौन सा है, कर्नाटक रहा है। वहीं दूसरी भी बात करें दूसरे स्थान पे बड़े राज्यों में तमिलनाडु रहा है, तेलंगाना दोस्तों तीसरे स्थान पे रहा है, चौथे स्थान पे देखिए गुजरात रहा है और 5वें स्थान पे दोस्तों आंध्र प्रदेश रहा है। बात करें अपने स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश की तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 करोड़ से अधिक आबादी, सबसे अधिक आबादी वाला ये राज्य है और यहाँ पे न्याय पहुंचाने में बड़ा ही क्या है डिले, और ये ध्यान रखिएगा ये कौन से स्थान पे आता है, 18वें स्थान पे आता है। ये आपके लिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की दोस्तों तो ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा कितने स्तंभों पर, 4 स्तंभों पर आधारित ये होती है ये रिपोर्ट,
ठीक है, कितने स्तंभों पर? 4 स्तंभों पे, जिसमें पुलिस है, ठीक है, न्यायपालिका है, जेल है और कानूनी सहायता है। ठीक है, इन 4 रिपोर्टों के आधार पर, यानी कि किसी को पुलिस व्यवस्था हो, न्यायपालिका क्षेत्र से जेल, ठीक है, कानूनी सहायता, इन सब के मामले में कौन सा स्टेट सबसे आगे रहा है? इन 4 स्तंभों पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। बात करें छोटे राज्यों की, यानी कि जहां पे 1 करोड़ से कम आबादी वाले जो छोटे राज्य थे, उसमें शीर्ष स्थान पे कौन था दोस्तों? तो वो सिक्किम था। ठीक है, शीर्ष स्थान पर है। वही बात करें अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे था, और त्रिपुरा की बात किया जाए तो दोस्तों ये तीसरे स्थान पे था। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की दोस्तों, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2019 से ये रिपोर्ट जो है शुरू की गई थी, और यह रिपोर्ट ध्यान रखिएगा इस साल जो है ये इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण था। तो तीसरा संस्करण था। अगर हम देखें टॉप में, यानी कि सबसे अधिक आबादी वाले सबसे बड़े राज्यों में कर्नाटक था। ठीक है, न्याय पहुंचाने के मामले में टॉप पे, और वही देखा जाए उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान था। छोटे राज्यों की बात करें दोस्तों, तो सिक्किम जो था वो था सबसे जो है टॉप पे था छोटे राज्यों में, जो कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों की 7वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, नई दिल्ली, टोक्यो, मुंबई या फिर गांधीनगर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, देश की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है, 7वीं भारत रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई है। ठीक है, और इस वार्ता की बात करें, इस वार्ता की अध्यक्षता किसके किसके द्वारा की गई? तो भारत के जो रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने, और जो अंतरराष्ट्रीय मामलों के देखा जाए उप रक्षा मंत्री हैं ओका मोसामी। ठीक है, ओका मसामी, इनके द्वारा जो है इस भारत जापान 7वीं रक्षा वार्ता की अध्यक्षता की गई है। बैठक के दौरान देखिए किन किन चीजों पे चर्चा किया गया। तो दोनों देशों के बीच जो सेना अभ्यास होते हैं उनके बीच में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के डिस्कस किया गया। रक्षा उपकरण प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित कई ऐसे मुद्दों पर क्या किया गया? विस्तार से चर्चा की गई इस दौरान। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए भारत और जापान के बीच में कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं, जो भी है थल सेना, वायुसेना, ठीक है, तो इन सब के बारे में, नौसेना, कौन कौन से अभ्यास भारत और जापान के बीच में आयोजित किए जाते हैं, इनका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ और भी चीजें जो चर्चा में थी, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में भारत और रोमानिया ने पहली बार रक्षा सहयोग समझौता किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का किस देश के साथ पहली बार रक्षा सहयोग समझौता हुआ है? तो भारत और रोमानिया के बीच में। ठीक है, अगला बात करें दोस्तों, जो दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन किया गया था, कहां किया गया था दोस्तों? इंडोनेशिया में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों की हाल ही में भारत के जो पड़ोसी देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया, कौन सा दोस्तों? तो भूटान। देखिए भूटान आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। भूटान के जो राजा थे वो अभी हाल फिलहाल में भारत यात्रा पे आए थे, और जो उनके बीच में भारत के जो प्रधानमंत्री और उनके बीच में जो बहुत सारी जो है वार्ता किया गया था, और बहुत सारी जो परियोजनाएं चलने वाली हैं भारत और उनके बीच में, भूटान के बीच में, उस पर डिस्कस किया गया था। तो भूटान कंट्री आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से चीजें डिस्कस कर लीजिए, आपस में बात करिए, उसमें डिस्कशन करिए। आप लोग देखते हैं व्हाट्सएप पे उत्पदान चीजें आप लोग डिस्कस क्यों नहीं करते? कुछ ऐसे एक दूसरे से पॉइंट जो है पुट क्या करिए, उसका एक दूसरे से आंसर आप लोग बात क्या करिए, थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन करिए, वो आपके लिए बड़ा ही हेल्प करेगा। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन अगर हेल्दी है तो वो बहुत ही मैटर करता है, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा का कौन सा स्थान है? तो देखिए अभी हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है, जिसमें पूछा जा रहा है दिल्ली का जो हवाई अड्डा है वो व्यस्तता के मामले में किस स्थान पे आता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, है 9वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो रिपोर्ट जारी किया गया, ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में किससे स्थान पे दोस्तों? 9वें स्थान पे आता है। ठीक है, वही बात करें यहाँ पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का कोई हवाई अड्डा जो है वो यातायात के मामले में सिर्फ 10वें स्थान पे आ रहा है। ठीक है, ऐसा पहली बार, कितनी व्यस्तता, इतने ज्यादा जो है ट्रेवल हुए हैं इस हवाई अड्डे से। ठीक है, यात्रियों का आवाजाही जो इतना ज्यादा बना रहा, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का कोई हवाई अड्डा शीर्ष 10 में आया है। ठीक है, कौन सा आया? दिल्ली का हवाई अड्डा, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है। बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे से 2022 में देखे कितने जो है यात्रियों का आवागमन रहा है, तो 5.94, लगभग देख लीजिए 6 करोड़ लोगों का मात्र एक साल में आना जाना रहा है इस हवाई अड्डे से। वही बात करें सबसे टॉप पे कौन सा
रहा है। देखिए इस लिस्ट में जो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची जो शीर्ष 10 में देखा जाए, 5 जो है वो अमेरिका के ही है। उसमें पहला जो ध्यान रखिएगा हार्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है यूएसए का, ये यात्रियों के साथ जो है कितने मिलियन, 93.7 मिलियन यात्रियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद बात करें दूसरे स्थान पे दोस्तों तो डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट है। तीसरे स्थान पे शिकागो ओहारे एयरपोर्ट जो है इनका स्थान आता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि यातायात के मामले में जो शीर्ष 10 है उसमें से 5 केवल देखा जाए 5 जो है वो अमेरिका के ही हवाई अड्डे आते हैं। बात करें दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, देखिए वो दक्षिण एशिया में से शीर्ष 10 की सूची में एकमात्र हवाई अड्डा है। ठीक है, वही दूसरे स्थान पे कौन सा हो जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जो दूसरा स्थान मुंबई का हवाई अड्डा है। तो दिल्ली के हवाई अड्डे के बाद जो है मुंबई का जो हवाई अड्डा है, ठीक है, वो जो है व्यस्ततम हवाई अड्डे की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा चीज है। अब आप मुझे बताइए कि मुंबई के हवाई अड्डे का नाम क्या है, क्योंकि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो मुंबई का जो है एयरपोर्ट का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा अमोघा 3 क्या है। अमोघा 3 जो कि हाल फिलहाल में चर्चे में था, ये क्या है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, यानी कि मिसाइल। ठीक है, मिसाइल जो है ये एक अमोघा 3 एक मिसाइल है जो क्या ये बात करते हैं ये किस कारण से ये चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखिएगा भारत डायनेमिक्स, ठीक है, इससे अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के, ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ध्यान रखिएगा अमोघा 3 क्या है, ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसका अभी हाल फिलहाल में फील्ड फायरिंग परीक्षण जो है सफलतापूर्वक पूरा किया है, किसने, भारत डायनेमिक्स ने। ध्यान रखिएगा ये तीसरी पीढ़ी का ये है, थर्ड जनरेशन का ये अमोघा 3 मिसाइल है और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बात करें इसको किसके तहत विकसित किया गया था, किस प्रोग्राम के तहत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस मिसाइल को ध्यान रखिएगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है इसको विकसित किया गया था। किस रूप में, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। ध्यान रखिएगा ये जो ये प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत देखिए औपचारिक रूप से कब सामने आया था दोस्तों, 25 जुलाई को आया था दोस्तों। कब आया था, 1983 में जो है भारत सरकार ने इसको औपचारिक रूप से क्या दिया था, इस प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। और इस प्रोग्राम का विचार किसका था दोस्तों, तो आपको पता होगा मिसाइल मैन देखिए किसे कहा जाता है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मिसाइल मैन, माफ करिएगा राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे जो है अब्दुल कलाम का ये विचार था कि इस तरीके का प्रोग्राम होना चाहिए जो कि देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ध्यान रखिएगा रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसको औपचारिक मान्यता 1983 में 25 जुलाई 1983 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा उद्देश्य क्या था, मैंने आपको बताया कि प्रौद्योगिकी के मामले में आत्मनिर्भर बनना, और इस प्रोग्राम के तहत ध्यान रखिएगा आपको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत जो विकसित की गई मिसाइल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी दोस्तों, तो पृथ्वी, ठीक है, अग्नि, त्रिशूल, ठीक है, यहाँ पे नाग, और यहाँ पे अगर आप देखें कौन सा दोस्तों, ठीक है, आकाश। तो आपको कैसे पता चला, पटना, पटना याद रखिएगा, पटना जो है यानी कि ये ध्यान रखिएगा अग्नि, अग्नि 5 आपको पता ही होगा, अग्नि 1 2 3 4 5 चल रहा है। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा अग्नि हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या मैं बार बार चीजें भूल जाती, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, त्रिशूल, और यहाँ पे अगर आप देखें कौन सा दोस्तों, नाग और आकाश। लिख लीजिए ये 5 जो है इसके तहत विकसित की गई मिसाइल है, इनको पटना करके याद कर लीजिए। बात करें यहाँ पे इस मिसाइल के बारे में, किस मिसाइल के बारे में दोस्तों, अमोघा 3। तो ये क्या है, ये तीसरी पीढ़ी का ये मिसाइल है, और ये फायर एंड फॉरगेट, ध्यान रखिएगा दागो और भूल जाओ वापस नहीं मिलेगा, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, दागो और भूल जाओ के तहत ये कार्य करता है। इसकी फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले कुछ और भी नोट्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखा जाए इंडियन एयरफोर्स ने किससे दोस्तों, सुखोई विमान से 400 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया। तो अभी हाल फिलहाल में 400 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है, क्या नाम है उसका, सुखोई विमान से किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक है, अगला देखें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है भारतीय त्रि सेवाओं के लिए इजराइल की लॉरा
बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए तथ्य है जो जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की हाल ही में किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ठीक है, ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, किसने किया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है? इजराइल है। ठीक है, तो इजराइल ने जो है एक नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो है सैटेलाइट, ये इजरायली सेना और खुफिया जो एजेंसियां है इजराइल की, उनकी उन्नत खुफिया जानकारी जो है उन्हें प्रदान करेगा। ठीक है, इसे जो लॉन्च किया गया है ऑफेक 13 जो प्रतिष्ठित ये वहां का एयरबेस है, इजरायली एयरबेस, ठीक है, पातमाकिम, उससे जो है इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे हम बात करें ऑफेक जो 13 उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये इजराइल के जासूसी उपग्रह ऑफेक की नवीनतम जोड़ी है जो कि 1988 से संचालन में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े उसके पहले यहाँ पे भी नोट्स देख लेते हैं कि यहाँ पे बात करें भारत हेलफायर मिसाइल और MK54 टारपीडो खरीदेगा किस देश से दोस्तों? खरीदेगा अमेरिका से। इंपॉर्टेंट है ये कि भारत जो है हेलफायर मिसाइल और MK54 टारपीडो किस कंट्री से खरीदेगा? अमेरिका से। वही बात करें हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, स्काई रूट एरोस्पेस से जो है के साथ किया गया है। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लकड़ी की नक्काशी को GI टैग मिला है? तो लकड़ी पे जो नक्काशी किया जाता है उसको भी हाल फिलहाल में GI टैग मिला है, और ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर इज ए है, लद्दाख है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये उत्तम लद्दाख लकड़ी की नक्काशी, जिसे क्या कहा जाता है? लद्दाख शिंग स्कोप्स, ठीक है, इसके रूप से ये जाना जाता है, को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा क्या किया गया? भौगोलिक संकेतक, ठीक है, टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, GI पंजीकरण के इतिहास में देखा जाए दोस्तों तो ये पहली बार है कि जम्मू क्षेत्र का जो हस्तशिल्प है उसको कोई GI टैग मिला, यानी कि एक तरीके से जम्मू लद्दाख वाले जो क्षेत्र में एक तरीके कोई ऐसा हस्तशिल्प है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ देखा जाए अभी बनारस का जो पान है, यानी कि बनारसी पान है, बनारसी लगड़ा आम, ठीक है, रामनगर भंता यानी कि बैगन और आदम चीनी चावल, इनको भी जो है GI टैग प्रदान किया गया है। इससे पहले ध्यान रखिएगा पूर्वांचल का जो है, मैं आपको यहाँ पे नोट्स दिखा दे रही हूँ कि पूर्वांचल और काशी के जो क्षेत्र में जो 18 GI टैग उत्पाद मिल चुके हैं, ये देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। तो यहाँ पे देखिए बनारस ब्रोकेड और साड़ी, ठीक है, हस्त निर्मित भदोही कालीन, मिर्जापुर, ठीक है, हस्त निर्मित कालीन, बनारस मेटल रेपोसी क्राफ्ट, यहाँ पे देखें ध्यान रखिएगा, वाराणसी गुलाबी मीनारकारी, वाराणसी लकड़ी के लाख के बर्तन, ठीक है, जिसे हम लेकर वेयर कहते हैं, खिलौने, निजामाबाद काली बत्री, ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें बनारस ग्लास बिड्स, ठीक है, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली कार्य, गाजीपुर वॉल हेडरिंग, चूना बलुआ पत्थर, चुनार ग्लेस पटारी, गोरखपुर टेराकोटा शिल्प, बनारस ठीक है, जरदोजी की जो कढ़ाइयां होती है साड़ी वगैरह पे भी होती है, बनारस हैंड ब्लैक प्रिंट, बनारस लकड़ी की नक्काशी, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मऊ की साड़ियां, मिर्जापुर पीतल के बर्तन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है कि पूर्वांचल वाले जो क्षेत्र में जिन जिन वस्तुओं को जो GI टैग मिला है, काशी के क्षेत्र में जिनको मिला है, उनकी ये सूची है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, ठीक है, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग का सदस्य चुना गया है? कौन चुना गया दोस्तों? भारत चुना गया है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। तो 3 बोर्ड का ये सदस्य चुना गया, और ये तीनों बोर्ड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सहायक निकाय है किसके? तो संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसके ये महत्वपूर्ण सहायक निकाय है। ठीक है, सांख्यिकी आयोग की दोस्तों बात किया जाए तो ये अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली क्या है दोस्तों? ये एक सर्वोच्च संस्था है जो कि सांख्यिकी चीजों पर एक तरीके से नजर रखती है, और यह इस क्षेत्र में मानक निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है,
यहाँ बात करें, भारत जो है पहली बार जो है 2004 में इस आयोग का सदस्य चुना गया था। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट आ सकता है कि भारत पहली बार इस आयोग का सदस्य चुना गया, लेकिन नहीं, भारत जो है इसके पहले भी 2004 में इस आयोग का सदस्य चुना गया था। मादक पदार्थ रोकथाम आयोग की बात किया जाए दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों को लागू करने पर यह जानकारी रखता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम की बात किया जाए तो यह कार्यक्रम समन्वय बोर्ड HIV एड्स की रोकथाम के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, 10 MCQs थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब बात करते हैं दोस्तों आज का छोटा पैकेट बड़ा धमाका यानी कि फैक्ट्स ऑफ द डे। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपना नया MD नियुक्त किया है। क्या नाम है? केनिची उमेदा। ठीक है, केनिची उमेदा जो है ये सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने इनको अपना नया MD नियुक्त किया है। वहीं देखा जाए हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम देखिए क्या है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। इसके लेखक देखिए कौन है दोस्तों, पीयूष बावले हैं। वही अगला है, बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। किसने किया है? बहरीन ने किया है। तो गोल्डन लाइसेंस लॉन्च करने वाला देश दोस्तों कौन है? बहरीन है। नेक्स्ट है, व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। और आज का लास्ट MCQ है कि लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है दोस्तों, कौन? रूस बना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, चीजें अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। और सबसे अच्छी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कुछ भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा है वो कमेंट बॉक्स में उसका आप आंसर करें। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।